आइए आज हम स्टडी करेंगे न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। न्यूटन्स सेकंड लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम देखते हैं। तो कह रहा है गति का प्रथम नियम उस साधारण प्रकरण से संबंध रखता है जिसमें किसी पिंड पर नेट बाह्य बल शून्य है। तो जो प्रथम नियम है वो इस विषय पर या इस प्रकरण पर से संबंध रखता है जिसमें नेट बाह्य बल शून्य है। इसको ध्यान दीजिए, नेट बाह्य बल मतलब जितने भी बल लग रहे हैं उनका टोटल। गति का द्वितीय नियम उन व्यापक स्थितियों से संबंध रखता है जिनमें पिंड पर कोई नेट बाह्य बल लग रहा हो। यह नियम नेट बाह्य बल और पिंड के त्वरण से संबंध रखता है। तो ध्यान देना है कि जो पहला नियम हमने पढ़ा उसमें नेट बाह्य बल शून्य था और इसमें नेट बाह्य बल लगेगा, और जाहिर सी बात है कि किसी वस्तु पर अगर कोई बल लगता है तो उस पर त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसी के विषय में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब देखिए आ जाती है अगली हेडिंग हमारी मोमेंटम। तो संवेग को अंग्रेजी में मोमेंटम बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए किसी पिंड के संवेग को उसकी संगति यानी द्रव्यमान m तथा वेग v। अब देखिए द्रव्यमान अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है, इसलिए द्रव्यमान को पतले अक्षरों में लिखा गया है, वेग को मोटे अक्षरों में। तो वही कह रहा है कि किसी पिंड के संवेग को उसकी संगति यानी द्रव्यमान m तथा वेग v के गुणनफल द्वारा परिभाषित किया जाता है। इसे p द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो ध्यान दीजिए कि संवेग को p द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है और संवेग का जो हमारे पास फार्मूला निकल के आएगा वो p = mv यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। स्पष्ट रूप से संवेग एक सदिश राशि है। जाहिर सी बात है कि वेग जो है सदिश है, तो अदिश गुणे सदिश बराबर सदिश, तो संवेग भी हमारा सदिश है। दैनिक जीवन के निम्नलिखित साधारण अनुभवों में पिंडों की गतियों पर बलों के प्रभाव पर विचार करते समय हमें संवेग के महत्व का पता चलता है। तो जब हम दैनिक जीवन में अपने उपयोग में देखते हैं तो हमें कई ऐसी स्थितियां आती हैं कि जब हमें संवेग के बारे में पता चलता है। अब एक एक उदाहरण द्वारा इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि मान लीजिए एक कम भार का वाहन जैसे छोटी कार तथा एक अधिक भार का वाहन जैसे सामान से लदा हुआ ट्रक दोनों ही किसी क्षैतिज सड़क पर चलते हैं। क्षैतिज का मतलब ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा खड़ा और क्षैतिज का मतलब ऐसे लेटा लेटा, मतलब जैसे हमारा पेपर है ये जिसको हम पढ़ा रहे हैं इसके प्लेन पर। तो हम सभी भली भांति जानते हैं कि समान समय अंतराल में दोनों वाहनों को समान चाल से गति कराने में कार की तुलना में ट्रक को धकेलने के लिए अपेक्षाकृत अधिक बल की आवश्यकता होगी। इसका कारण क्या है? ट्रक का द्रव्यमान ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसको ढकेलने के लिए बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा तो बल उतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि हम सभी वाली बात जानते हैं कि समान समय अंतराल में, ध्यान दीजिए समान समय अंतराल में मतलब दोनों के लिए परिस्थितियां समान हो तब की बात कह रहा है। तो समान समय अंतराल में दोनों वाहनों को समान चाल से गति कराने में कार की तुलना में ट्रक को धकेलने के लिए अपेक्षाकृत अधिक बल की आवश्यकता होगी।
कार को 2 ही लोग धकेल सकते हैं, जबकि ट्रक को हो सकता है 10 लोग भी न धकेल पाए। इसी प्रकार यदि एक हल्का पिंड तथा एक भारी पिंड दोनों समान चाल से गतिमान है तो समान समय अंतराल में दोनों पिंडों को रोकने में हल्के पिंड की तुलना में भारी पिंड में अपेक्षाकृत अधिक परिमाण के विरोधी बल की आवश्यकता होगी। अगर रुका हुआ है तो चलाने के लिए बल की आवश्यकता होगी, अगर चल रहा है तो रोकने के लिए विरोधी बल की आवश्यकता होती है। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यदि 2 पत्थर, एक हल्का तथा दूसरा भारी, एक ही भवन के शिखर से गिराए जाते हैं तो धरती पर खड़े किसी व्यक्ति के लिए भारी पत्थर की तुलना में हल्के पत्थर को लपकना आसान होता है, क्योंकि जो हल्का पत्थर है उसके हाथ में कम चोट मारेगा, क्योंकि उसका दबाव या कहें कि उसके द्वारा लगाया गया बल कम होगा। इस प्रकार किसी पिंड की संगति एक महत्वपूर्ण प्राचल है जो गति पर बल के प्रभाव को निर्धारित करती है। प्राचल मतलब पैरामीटर, पैरामीटर का मतलब मापदंड। तो यही कह रहा है कि इस प्रकार पिंड की संगति यानी द्रव्यमान एक महत्वपूर्ण प्राचल यानी पैरामीटर है जो गति पर बल के प्रभाव को निर्धारित करता है। अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि विचार करने योग्य एक अन्य महत्वपूर्ण प्राचल है चाल, क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, तो द्रव्यमान की बात तो कर दिए, अब चाल की बात आती है। तो विचार करने योग्य एक अन्य महत्वपूर्ण प्राचल है चाल। तो अब देखिए, बंदूक से छोड़ी गई कोई गोली रोकने से पूर्व मानव ऊतक को आसानी से भेद सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर जो है कोई बंदूक से छोड़ी गई गोली है, अगर उसको हम चाहें कि हाथ से रोक लें तो संभव नहीं, हमारे हाथ को फाड़ करके निकल जाएगी। तो वही कह रहा है कि मानव ऊतक यानी हाथ में जो टिश्यू हैं, ऊतक हैं, उनको आसानी से फाड़ करके निकल जाएगी। फलस्वरूप दुर्घटना हो सकती है यदि उसी गोली को साधारण चाल से फेंकें तो अधिक क्षति नहीं होती। अगर उस गोली का चाल उतना ज्यादा ना हो तो हमारे हाथ को उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अतः किसी दी गई संगति के लिए यदि चाल अधिक हो तो उसे एक निश्चित समय अंतराल में रोकने के लिए अधिक परिमाण के विरोधी बल की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार से जैसे पहले यह था कि द्रव्यमान ज्यादा हो, द्रव्यमान कोई संगति कहते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि अगर कोई निश्चित समय अंतराल हो और किसी दी गई संगति के लिए यदि चाल अधिक हो, मतलब द्रव्यमान को निश्चित कर दिया जाए, तो अगर चाल अधिक होगा तो निश्चित समय अंतराल में रोकने के लिए उसके विरोधी बल बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। साथ साथ लेने पर संगति और वेग का गुणनफल अर्थात संवेग प्रत्यक्ष रूप से गति का एक प्रासंगिक चर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम संवेग और वेग और संगति यानी द्रव्यमान और वेग दोनों के गुणनफल को एक साथ ले लें तो स्पष्ट रूप से ये हो जाता है कि जो दोनों चीजें हैं वो प्रत्यक्ष रूप से गति का एक प्रासंगिक चर है। चर का मतलब वेरिएबल जिनमें बदलाव हो रहा है। तो द्रव्यमान और वेग जो हैं, चूंकि इनमें बदलाव कर करके देखा है हमने, तो इन्हीं को चर कह रहा है। चर का मतलब जिनमें चेंज हो सके, अचर का मतलब जिनमें चेंज ना हो सके। अब अगली हेडिंग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है क्रिकेट का कोई अभ्यस्त खिलाड़ी तीव्र गति से आती गेंद को एक नौसिखिया खिलाड़ी की तुलना में कहीं अधिक आसानी से लपक लेता है, जबकि नौसिखिया खिलाड़ी उसी गेंद को लपकने में हाथ में चोट खा लेता है। इसका एक कारण यह है कि अभ्यस्त खिलाड़ी अपने हाथों को गेंद को लपक कर उसे रोकने में अधिक समय लगाता है।
तो ये कह रहा है कि अगर कोई एक आदमी खड़ा हो जो न जानता हो कि गेंद को कैसे लपकना है, तो अगर बैट से निकली हुई गेंद, तो जो अनुभवी आदमी होगा वो गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को थोड़ा पीछे खींच लेगा। जब पीछे खींच लेगा तो कुछ ज़्यादा समय लग जाएगा गेंद को रुकने में। तो ज़्यादा समय जब लग जाएगा तो उसके जो वेग को है वो आसानी से धीरे धीरे कम कर लेता है। तो वही कह रहा है कि चोट खा लेता है। इसका एक कारण यह है कि अभ्यस्त खिलाड़ी अपने हाथों से गेंद को लपककर उसे रोकने में अधिक समय लगाता है। तो अधिक समय कैसे लगाता है? अपने हाथ को पीछे की ओर धीरे धीरे ले जाता है, तो वेग कम होने में ज़्यादा समय लेता है। आपने ध्यान दिया होगा कि अभ्यस्त खिलाड़ी गेंद को लपकने की क्रिया में अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। चित्र 5.3 ये देखें, पीछे की ओर खींच रहा है, यानी यहाँ से वेग कम करना शुरू किया है, यहाँ तक उसने वेग को कम कर लिया। जबकि नौसिखिया खिलाड़ी अपने हाथों को स्थिर रखता है तथा गेंद को लगभग तत्क्षण ही लपकने का प्रयास करता है। तो जो नौसिखिया खिलाड़ी है, जिसको ज़्यादा खेलने का अनुभव नहीं है, वो गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे नहीं ले जाएगा, उसी स्थान पर रखेगा। इससे गेंद का वेग जल्दी कम होगा। जब जल्दी कम होगा, वेग को कम होने में समय कम लगेगा, तो वो हाथ पर ज़्यादा चोट पहुंचा सकती है। गेंद को तत्क्षण रोकने के लिए उसे अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक बल लगाना पड़ता है, फलस्वरूप उसके हाथों में चोट लग जाती है। तो गेंद को रोकने के लिए जो है, जब समय कम लगाएगा तो बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इससे उसके हाथों में चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है या ज़्यादा चोट लग जाती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि बल केवल संवेग परिवर्तन पर ही निर्भर नहीं करता, वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि कितनी तीव्रता से यह परिवर्तन किया जाता है। तो इसको ध्यान दीजिए। समान संवेग परिवर्तन यदि अपेक्षाकृत कम समय में किया जाता है तो अपेक्षाकृत अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है। तो अगर समान संवेग परिवर्तन को कम समय में कर रहे हैं तो अधिक बल लगाने की जरूरत पड़ती है, जैसा कि हमने अभी ऊपर तक पढ़ लिया। संक्षेप में संवेग परिवर्तन की दर अधिक है तो बल अधिक होता है। कहने का मतलब यह है कि संवेग परिवर्तन की दर अगर अधिक है तो बल अधिक होगा। अब देखिए, कह रहा है कि अब तक के उदाहरणों में संवेग परिवर्तन तथा संवेग समांतर दिशाओं में है। अभी तक हमने जो देखा उसमें संवेग परिवर्तन या संवेग की जो बात कर रहे हैं वो समांतर दिशाओं में है, परंतु सदैव ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए किसी डोरी द्वारा एक पत्थर को क्षैतिज समतल में एक समान चाल से घुमाया जाता है। इसमें संवेग का परिमाण स्थिर रहता है, परंतु इसकी दिशा निरंतर परिवर्तित होती रहती है। चित्र 5.4। अब देखिए, यहाँ पर एक डोरी से पत्थर को बांध के ऐसे से घुमाया जा रहा है तो संवेग तो समान रहता है, लेकिन इसका वेग देखिए प्रति क्षण बदल रहा है। बदल क्यों रहा है? क्योंकि दिशा बदल रही है। वेग सदिश राशि है, अगर उसकी दिशा बदल रही है तो हम ये कहेंगे कि वेग बदल रहा है, भले उसका परिमाण न बदले। परिमाण न बदले, अगर दिशा बदल रही है तो भी हम कहेंगे कि वेग बदल रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अगर ये पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है तो हो सकता है 20 मीटर प्रति सेकंड समान रहे, लेकिन प्रति क्षण दिशा बदल रही है। तो इसको ध्यान देना है। संवेग सदिश में यह परिवर्तन करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो ध्यान दीजिए, अब चूंकि वेग बदल रहा है, संवेग सदिश में यह परिवर्तन, संवेग का मतलब द्रव्यमान गुणे वेग, तो सीधा वो कह रहा है कि संवेग सदिश में यह परिवर्तन करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो जाहिर सी बात है कि बल की आवश्यकता होगी कोई भी परिवर्तन करने के लिए। तो यह बल डोरी से होकर पत्थर को हमारे हाथों द्वारा प्रदान किया जाता है। जो ये हाथ से डोरी पकड़े हैं, तो डोरी से हमारे बल का प्रभाव पत्थर तक पहुंच रहा है।
अनुभवों से यह संकेत मिलता है कि यदि पत्थर को अपेक्षाकृत अधिक चाल अथवा छोटी त्रिज्या के वृत्त में घुमाया जाता है तो हमारे हाथों द्वारा अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है। तो अगर डोरी को छोटा कर दें या फिर मतलब वृत्त की त्रिज्या कम कर दें, डोरी छोटा करेंगे तो वृत्त की त्रिज्या कम हो जाएगी, या अधिक चाल से उसको घुमाना चाहें तो हमें बल की अधिक आवश्यकता होती है। यह अधिक त्वरण अथवा संवेग सदिश के तुल्यांकी अधिक परिवर्तन के तदनुरूपी होता है। तो वही कह रहा है कि यह अधिक त्वरण अथवा संवेग सदिशों में तुल्यांकी अधिक परिवर्तन के तदनुरूपी होता है। तो अगर अधिक बल लगाना पड़ रहा है तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। तो या तो हमें त्वरण ज़्यादा लगाना पड़ रहा है या बल में भी द्रव्यमान होता है और संवेग बराबर भी द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो दोनों में द्रव्यमान है। तो इसलिए कह रहा है कि या तो संवेग अधिक परिवर्तन करने पर हमें अधिक बल लगाना पड़ रहा है। तो इससे यह संकेत मिलता है कि संवेग सदिश में अधिक परिवर्तन के लिए अधिक बल लगाना होता है। तो फिर हमको यही संकेत मिला कि जो है अगर संवेग में अधिक परिवर्तन करना है तो अधिक बल लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए दो चित्र हैं तो इनको देख लेते हैं। कह रहा बल केवल समय परिवर्तन पर ही निर्भर नहीं करता, वरन वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि यह परिवर्तन कितनी तीव्रता से किया जाता है। वही मतलब समय कितना कम लगता है। एक अभ्यर्थ खिलाड़ी गेंद लपकते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, जिससे गेंद को रोकने में अधिक समय लगता है, जिसके लिए अपेक्षाकृत कम बल की आवश्यकता होती है। जैसे बात है पीछे की ओर खींच रहा है तो यहाँ पर अगर गेंद रोकता तो कम समय लगता, अब यहाँ तक आने में और समय लेगी गेंद, तो इसलिए ज़्यादा समय लगाकर गेंद को रोक रहा है तो इसके हाथों में झटका कम तेज लगेगा, यानी बल का प्रभाव कम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि संवेग का परिमाण स्थिर रखने पर भी संवेग की दिशा में परिवर्तन के लिए बल आवश्यक है। अगर संवेग का परिमाण यानी मात्रा अगर स्थिर रखें तो भी संवेग की दिशा में परिवर्तन के लिए बल आवश्यक है। क्यों? ये देखिए दिशा बार बार बदल रही है। इसका अनुभव हम डोरी द्वारा किसी पत्थर को एक समान चाल से वृत्त में घुमा करके कर सकते हैं। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ संवेग के बारे में समझा। अब आगे देखते हैं। ये देखिए पॉइंट छूट गया था तो इसको हम देख लेते हैं। कह रहा है एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेक्षण इस तथ्य की पुष्टि करता है कि संगति तथा वेग का गुणनफल अर्थात संवेग ही गति पर बल के प्रभाव का मूल है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बल का जो प्रभाव है वो संवेग गुणे संवेग यानी ये कहें संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान को ही संगत कहते हैं। तो संगत एवं वेग के गुणनफल को ही का जो मूल है वही बल के प्रभाव का मूल है। मान लीजिए विभिन्न संगतियों यानी द्रव्यमान के दो पिंडों को जो आरंभ में विराम में है यानी रुके हुए हैं पर कोई निश्चित बल एक निश्चित समय अंतराल के लिए लगाया जाता है। देखिए बल भी निश्चित है, समय अंतराल भी फिक्स किया है। हल्का पिंड अपेक्षाकृत भारी पिंड की तुलना में अधिक चाल ग्रहण कर लेता है। तो अगर विराम अवस्था से किसी पिंड को चलाना है उसमें समय निर्धारित कर दिया जाए और बराबर बल लगाए जाए तो जो हल्का पिंड है वो ज़्यादा चाल से चलने लगता है। परंतु समय अंतराल के अंत में प्रेक्षण यह दर्शाते हैं कि प्रत्येक पिंड समान समय अर्जित करता है, क्योंकि जिसकी चाल ज़्यादा है उसका द्रव्यमान कम है। तो द्रव्यमान और वेग का गुणा तो समान ही रहेगा दोनों के लिए। तो इसलिए कह रहा है कि संवेग परिवर्तन समान ही होता है, जबकि चलने वाला पिंड जो हल्का है वो ज़्यादा वेग से चलता है
तो हल्का यानी उसका द्रव्यमान कम है तो वेग ज़्यादा है, और जिसका वेग कम है उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। कुल मिलाकर के इस प्रकार से सामंजस्य बैठता है कि संवेग जो है समान परिवर्तित होता है। यह गति के द्वितीय नियम का प्रामाणिक मार्गदर्शन सिद्धांत है। अब पिछले प्रेक्षणों में संवेग का परिवर्तन सदिश चरित्र अर्थपूर्ण नहीं रहा है। तो पिछले प्रेक्षणों में संवेग का सदिश चरित्र अर्थपूर्ण नहीं रहा है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर वेग और द्रव्यमान के गुणनफल की बात हो रही है, तो यही कह रहा है कि समय अंतराल में अगर समान समय के लिए अगर समान बल लगाए जाएं तो संवेग परिवर्तन जो है समान रहता है। तो इसलिए कह रहा है कि पिछले प्रेक्षणों में संवेग का सदिश चरित्र अर्थपूर्ण नहीं रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें संवेग के सदिश चरित्र के बारे में पता चल गया। अब यहाँ तक देखिए हमने ये पढ़ ही लिया है, ये थोड़ा सा छूट गया था। अब यहाँ से देखते हैं। तो अभी जो पत्थर घुमा रहे थे तो उसमें वेग में परिवर्तन हो रहा था, इसलिए संवेग भी बदल रहा था, जबकि संवेग की मात्रा यानी परिमाण समान था, परिमाण में परिवर्तन नहीं हो रहा था। तो वही कह रहा है कि ये गुणात्मक प्रेक्षण हमें गति के द्वितीय नियम की ओर ले जाते हैं, जिसे न्यूटन ने इस प्रकार व्यक्त किया था। तो गति का द्वितीय नियम है, उसको संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त किया गया। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। इसको ध्यान देना है। तो किसी पिंड की जो संवेग परिवर्तन की दर है वो बल के अनुक्रमानुपाती होती है और उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। इसको ध्यान देना है। इस प्रकार यदि यम द्रव्यमान के या यम संगत के किसी पिंड पर कोई बल F लगाकर F समय अंतराल डेल्टा t तक लगने के लिए पिंड के वेग में v से v प्लस डेल्टा v का परिवर्तन होता है। क्योंकि उसी दिशा में लग रहा है बल, तो v वेग है, बल लगाएंगे तो वेग बढ़ेगा, तो v प्लस डेल्टा v कर दिया, परिवर्तन होता है। अर्थात पिंड के प्रारंभिक संवेग यमवी में डेल्टा एमवी का परिवर्तन होता है। जैसी बात है वेग में v प्लस डेल्टा v का, तो संवेग में डेल्टा एमवी का परिवर्तन हो जाता है। तब गति के द्वितीय नियम के अनुसार से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यानी बल जो है वो प्रति सेकंड संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, या F इक्वल टू K डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो ये एक हमारे पास फार्मूला निकल के आ गया। यहाँ के आनुपातिक स्थिरांक है। यदि डेल्टा T टेंड्स टू 0 यानी डेल्टा T 0 के लगभग होगी, तब क्या होगा, पद डेल्टा P अपॉन डेल्टा T T के सापेक्ष P का अवकलज अर्थात अवकलन गुणांक बन जाता है, जिसे dP अपॉन dt द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो इसे dP अपॉन dt लिख सकते हैं, जो अवकलन गुणांक यानी इंटीग्रेशन फैक्टर जो भी हो वो बन जाता है। इस प्रकार F इक्वल टू K dP अपॉन dt। अब चूंकि चेंज जहाँ पर भी होगा वहाँ पर समाकलन अवकलन आ जाता है, तो F इक्वल टू K dP अपॉन dt हो जाएगा। किसी स्थिर संगत यानी द्रव्यमान अगर स्थिर है तो उस पिंड के लिए क्या होगा, dP अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt mv हो जाएगा। यानी स्थिर संगत है, वेग में परिवर्तन होगा। या इस तरह कह सकते हैं कि m को बाहर लिख लिया। अब चूंकि m का कांस्टेंट है द्रव्यमान, स्थिर संगत है, तो वेग में ही परिवर्तन होगा, तो वेग में dv अपॉन dt लिख दिया। अब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो m इंटू a आ गया। तो dP अपॉन dt इक्वल टू ma लिख सकते हैं।
क्योंकि संवेग में परिवर्तन की दर ही बल के कारण होती है, बल की दिशा में होती है। अभी हम पीछे न्यूटन के द्वितीय नियम की परिभाषा पढ़ चुके हैं। अर्थात द्वितीय नियम को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, F = kma, जो यह दर्शाता है कि बल F संगत यम तथा त्वरण a के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह ऐसी बात है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m × a, अगर ये k हटा लें तो समानुपाती का चिन्ह लग जाएगा। हमने बल के मात्रक की अब तक परिभाषा नहीं दी है। वास्तव में बल के मात्रक की परिभाषा देने के लिए हम समीकरण 5.4 का उपयोग करते हैं। ये समीकरण, अब हम k के लिए कोई भी नियत मान चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। सरलता के लिए हम k बराबर 1 चुनते हैं, तब द्वितीय नियम हो जाता है। अगर k बराबर 1 चुन ले तो द्वितीय नियम हो जाएगा, क्योंकि F बराबर ma आ जाएगा। और द्वितीय नियम यही कह रहा है कि बल जो है संगत एवं द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो वही कह रहा है कि k का मान अगर 1 लिख दें तो ये बल की परिभाषा भी आ जाती है, और बल ही द्वितीय नियम का सार है, तो इसलिए द्वितीय नियम भी हो जाता है। अब देखिए, कह रहा है F = dp/dt = ma। पीछे पढ़ चुके हैं, संवेग परिवर्तन की दर बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण बराबर बल। यह साई मात्रक में एक मात्रक बल वो होता है जो 1 किलोग्राम के पिंड में 1 मीटर/सेकंड² का त्वरण उत्पन्न कर दे। जैसी बात है कि द्रव्यमान है, त्वरण है, तो 1 किलोग्राम का पिंड हो तो इस जगह 1 हो जाएगा, तो बल द्रव्यमान के बराबर होगा, त्वरण के बराबर हो जाएगा। तो त्वरण उत्पन्न कर दे 1 मीटर/सेकंड² का, तो उसी को हम बल कहेंगे। इस मात्रक बल को न्यूटन कहते हैं। इसका प्रतीक n है, 1n बराबर 1 kg मीटर/सेकंड²। इस स्थिति में हमें गति के द्वितीय नियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। अब ये महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? गति के द्वितीय नियम में अगर बल बराबर 0 से यह उपलब्धि होता है कि a बराबर 0, अगर बल 0 है तो त्वरण 0 होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान तो कुछ न कुछ होगा ही। प्रत्यक्ष रूप से द्वितीय नियम प्रथम नियम के अनुरूप है, तो द्वितीय नियम भी प्रथम नियम के ही अनुरूप है। क्योंकि प्रथम नियम में क्या कहा गया था कि वस्तु अगर स्थिर है तो इसका मतलब ये है कि उस पर कोई बल नहीं लग रहा। अगर वो गतिमान है, एक समान गतिमान है, तो भी इस पर कोई बल नहीं लग रहा। लेकिन अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, यानी वेग अगर एक समान है उसमें परिवर्तन करें, या स्थिर है उसको गतिमान करना चाहें, तो बल लगेगा। तो वही कह रहा है कि द्वितीय नियम प्रथम नियम के ही अनुरूप है। गति का द्वितीय नियम एक सदिश नियम है। यह वास्तव में 3 समीकरणों के तुल्य है। सदिशों के प्रत्येक घटक के लिए एक समीकरण है। तो गति का जो द्वितीय नियम है, यह 3 समीकरण दिए गए हैं, इन्हीं के अनुरूप कार्य करेगा। और ये कह रहा है कि जो समीकरणों का प्रत्येक घटक है वो इस प्रकार नीचे दिया गया है। तो Fx = अगर x दिशा में कोई, ये अंतराकाश यानी फ्री स्पेस में कोई पिंड है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब किसी भी तरफ बल लग सकता है। तो अगर उसमें x y z 3 प्लेन बना लें तो x प्लेन पर लगे बल को कहेंगे Fx = dpx/dt = max। इसी प्रकार y पे सब जगह y लगा देंगे, z पे सब जगह z लगा देंगे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई बल पिंड के वेग के समांतर नहीं है वरन उससे कोई कोण बनाता है, तब वो केवल बल की दिशा में वेग के घटक को परिवर्तित करता है। तो कहने का मतलब है कि x y z प्लेन में से किस प्लेन पर बल लग रहा है, तो जिस प्लेन पर बल लगेगा या जिस अक्ष पर बल लगेगा उसी अक्ष के कंपोनेंट जो बल का है उसको केवल प्रभावित करेगा। बल के अभिलंब वेग का घटक अपरिवर्तित रहता है। जो परपेंडिकुलर यानी अभिलंबवत वेग का घटक है वो सब परिवर्तित नहीं होते।
क्योंकि एक्स वाई जेड सारे प्लेन एक दूसरे से 90 डिग्री कोण यानी अभिलंबवत है। उदाहरण के लिए ऊर्ध्वाधर गुरुत्वाकर्षण नियम के अधीन किसी प्रक्षेप की गति में वेग का क्षैतिज घटक अपरिवर्तित रहता है। चित्र 5.5। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंक देते हैं किसी कोण पर, तो ऐसे जाके पृथ्वी से ऐसे गिरता है। तो केवल ऊर्ध्वाधर में ही वेग में परिवर्तन होता है, क्षैतिज वाला अपने एक समान वेग से पृथ्वी पर गिरता है, क्योंकि दो वेग आ जाएंगे, एक ऊर्ध्वाधर वाला एक क्षैतिज वाला, जैसा कि हमने प्रक्षेप में वेग में पढ़ा था। तो चित्र 5.5 है, देखिए इसको देखते हैं। तो कह रहा है किसी क्षण पर त्वरण का निर्धारण उसी क्षण के बल द्वारा किया जाता है। किसी त्वरित रेलगाड़ी से कोई पत्थर बाहर डालने के क्षण के तुरंत पश्चात यदि वायु के प्रतिरोध को नगण्य मान लें तो उस पत्थर पर कोई क्षैतिज त्वरण अथवा बल कार्यरत नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि ये कोई रेलगाड़ी चल रही है और त्वरण से चल रही है, यानी प्रति सेकंड इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो ये कह रहा है कि अगर यहाँ से कोई पत्थर फेंका जाए तो उसी क्षण तो बल लगता है, इसके बाद ये पत्थर जब नीचे से गिरता है तो इस पर किसी भी प्रकार का बल काम नहीं करता, यानी वो एक समान त्वरण से नीचे गिरता है। तो कह रहा है कि किसी त्वरित रेलगाड़ी से कोई पत्थर बाहर डालने के क्षण के तुरंत पश्चात यदि वायु के प्रतिरोध को नगण्य मान ले, यानी जो हवा है उसको हवा ना हो, मतलब निर्वात हो या हवा का घर्षण ना हो, तो ये कह रहा है कि कोई प्रतिरोधी यानी उल्टा बल नहीं लगेगा, तो उस पत्थर पर कोई क्षैतिज त्वरण अथवा बल कार्यरत नहीं होता। तो किसी प्रकार का क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल जो है कोई भी त्वरण काम नहीं करता है। तो कह रहा है कि कुछ क्षण पूर्व पत्थर पर रेलगाड़ी के त्वरण का प्रभाव अब पूर्णतया समाप्त हो जाता है। तो जो रेलगाड़ी से पत्थर फेंका गया उसका त्वरण धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो जो प्रक्षेप वाली बात थी उसी के आधार पर हम इसको बता सकते हैं। अब कह रहा है देखिए कि समीकरण 5.5 से जो अभी हमने चित्र देखा, समीकरण ये वाला है, यह बराबर ma बराबर dp/dt से प्राप्त गति का द्वितीय नियम वस्तुतः एकल बिंदु कण पर लागू होता है। एकल बिंदु कण पर मतलब एक ही बिंदु वाला कण हो, पॉइंट पार्टिकल जिसको कहेंगे। नियम में F कण पर लगे नेट बाह्य बल तथा एक कण के त्वरण के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह में है। नियम में F कण पर लगे नेट बाह्य बल तथा एक कण के त्वरण के लिए प्रयुक्त होता है। तथापि इस नियम को इसी रूप में दृढ़ पिंडों अथवा यहाँ तक कि व्यापक रूप में कणों के निकाय पर भी लागू किया जाता है। कणों के निकाय मतलब बहुत सारे कण एक जगह रखे हों, उनके पूरे सिस्टम पर। उस अवस्था में F का उल्लेख निकाय पर लगे कुल बल तथा ए का उल्लेख समस्त निकाय के त्वरण के लिए होता है। तो उस समय जब निकाय की बात आ जाएगी, यानी सिस्टम के जहाँ बहुत सारे कण होंगे, तो उस अवस्था में F का उल्लेख निकाय पर लगे कुल बल, यानी कितने बल लग रहे हैं, और उस निकाय के त्वरण का जो समस्त निकाय का जो त्वरण होगा उसके लिए लागू होगा। अधिक यथार्थता से ए निकाय के संगत या केंद्र का त्वरण है। कहने का मतलब है कि अगर हम और अच्छे से समझना चाहें तो जो त्वरण है, तो जो पूरा सिस्टम है यानी बहुत सारे बल द्रव्यमान रखे हैं, तो उनका जो केंद्र बिंदु है जहाँ पर पूरा द्रव्यमान काम कर रहा है, उस केंद्र बिंदु के का त्वरण माना जाएगा ये त्वरण जो है। तो वही कह रहा है निकाय के संगत केंद्र का त्वरण है, यानी द्रव्यमान केंद्र का त्वरण है, जिसके बारे में हम अध्याय 7 में विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसके विषय में हम लोग अध्याय 7 में पढ़ेंगे। निकाय में किसी भी आंतरिक बलों को F में सम्मिलित नहीं किया जाता। जाहिर सी बात है कि निकाय में कोई भी आंतरिक बल होगा तो उसको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि आंतरिक बल के कारण वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम किसी गाड़ी में चढ़ जाएं और गाड़ी को ढकेलें उसी में चढ़ करके, तो हम गाड़ी को नहीं ढकेल पाएंगे। इसलिए आंतरिक बल कभी भी
परिवर्तन नहीं कर सकता, इसलिए आंतरिक बल को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब देखिए पॉइंट 4 देखें, कह रहा है गति का द्वितीय नियम एक स्थानीय संबंध है। इसका यह अर्थ है कि समय के किसी निश्चित क्षण पर समष्टि में किसी बिंदु यानी कण की अवस्थित पर लगा बल F उसी क्षण उसी बिंदु पर त्वरण A से संबंधित है। अर्थात किसी कण के त्वरण का निर्धारण उसी समय उस पर लगे बल द्वारा किया जाता है, कण की गति के किसी भी इतिहास द्वारा नहीं। चित्र 5.5। तो कहने का मतलब है कि किसी पिंड पर कोई बल लग रहा है तो जिस क्षण लग रहा है उसी क्षण हम बात करेंगे। उसी समय, जिस समय त्वरण का निर्धारण हो रहा है उसी समय पर जो बल लग रहा है उसी के द्वारा किया जाता है, कण की गति के लिए इतिहास पर नहीं। मतलब पीछे क्या हुआ इस पर कोई डिपेंड नहीं रहेगा, कोई मतलब उससे नहीं रखेंगे। अब हमारा आ जाता है उदाहरण 5.2। तो अब आज का लेक्चर बस यहीं तक। अब उदाहरण की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।